हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्जाम फल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एनिशियंट हिस्ट्री का संपूर्ण निचोड़। जितने भी आईएमपी फैक्ट हैं जो एनिशियंट हिस्ट्री से एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। 300-350 फैक्ट रहेंगे जो आपके एमपीपीएससी, व्यापम, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो जो आग का आविष्कार है वो कब हुआ था? ठीक है, तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था। कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉन लुवाक ने। ठीक है, चाक का सबसे पहले आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। चाक का सबसे पहले आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350-1750 बीसी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? कृषि था। ठीक है, और व्यापार भी था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। ठीक है, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था, तो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है ये। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, हड़प्पा किन नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा की खुदाई की गई थी किसके द्वारा? तो हड़प्पा की खुदाई की गई थी, पता होना चाहिए आपको कि हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया, तो हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया गया था जनरल कनिंघम ने। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की गई थी, तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की गई थी चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम पश्चिमी पुरास्थल था, सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम पश्चिमी पुरास्थल था, तो कौन सा था? सूतकाडोर। ठीक है, सब पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? मतलब वेस्टर्न, पश्चिम साइड, तो सूतकांगडोर। ठीक है, सूतकांगडोर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल था, मतलब जो ईस्ट में कौन सा स्थल था? ईस्ट में। ठीक है, तो आलमगीर, मेरठ में है आलमगीर। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के जो नॉर्थ में कौन सा स्थल था? मादा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता के साउथ में कौन सा स्थल था? दायमाबाद, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था? किसने? व्हीलन ने। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? व्हीलन ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कौन सा? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? बृहद स्नानगार। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानगार जो है, स्नानघर, ठीक है, वो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे लौह धातु को। किस धातु को नहीं जानते थे? लौह धातु को। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच स्थित भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच स्थित भूमि।
सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, तो सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी माता देवी की पूजा। किसकी पूजा की थी? माता देवी की पूजा। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल। क्या था? पीपल। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल में मिले थे। रंगपुर में मेन चावल की भूसी मिली थी, मेन चावल मिले थे लोथल में। ठीक है। लिपस्टिक, काजल, चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले थे। लिपस्टिक, काजल और चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? चहुंदड़ों से। ठीक है। चहुंदड़ो कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? पाकिस्तान में है अभी। कांसिक नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कांसिक नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था, तो हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? कुंवर वाला सांड। क्या था? कुंवर वाला सांड। ठीक है। मिट्टी के हल खिलौना के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के हल खिलौने के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? बनवाली। ठीक है। बनावली मिट्टी के खिलौने के सबसे साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? मिले हैं बनवाली में। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था, तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था पासा। हड़प्पा वासी तौल में व्यवहार करते थे तो हड़प्पा वासी तौल में व्यवहार करते थे 16 या उसके आवर्तों का। कितना? 16 या उसके आवर्तों का। वेदों की कुल संख्या है 4 है। ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद। ठीक है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। चलिए, ऋग्वेदों में जो है मंडलों, सूक्तों और मंत्रों की संख्या है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो समर्पित है किसको? सोम देवता को। ठीक है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ऋग्वेदिक सभ्यता का काल माना जाता है, तो ऋग्वेदिक सभ्यता का काल माना जाता है किसको? 1500 से 1000 BC तक। ठीक है। ऋग्वेद सबसे बाद का मंडल कौन सा है? सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल। ठीक है, जो पुरुष सूक्त से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे अधिक पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता है, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? इंद्र। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल है, तो बाद में मतलब सबसे जो नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां। सबसे नया मंडल कौन सा है? 10 मंडल है टोटल, सबसे नया मंडल है पहला और 10वां। ठीक है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, तो सबसे जो आयुर्वेद दवा है वो कहाँ मिलते हैं उसके साक्ष्य? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख हुआ है। ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारतीय संगीत के जनक हैं, तो भारतीय संगीत के जनक हैं। ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक है कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है, सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। गद्य एवं पद्य वाला वेद है, गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है, तंत्र मंत्र वाला वेद है तो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद। वेदांगों, स्मृतियों तथा पुराणों की संख्या है, वेदांगों, स्मृतियों तथा पुराणों की संख्या है कितनी? वेदांग कितने हैं? 6। स्मृतियाँ कितनी है? 6। ठीक है। और पुराण कितने हैं? 18। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता माना जाता है, तो कौन माना जाता है? लोहमर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा। ठीक है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोहमर्ष ऋषि। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की। सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है, सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है क्रमशः सामवेद में है 1549 और यजुर्वेद में है 1990। ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या है
उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ठीक है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अथर्ववेद में मंडलों, सूक्तों और मंत्रों की संख्या है। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद की बात हो रही है। ठीक है। तो 20 मंडल हैं और 731 सूक्त हैं। ठीक है। और मंत्र हैं 5839। ठीक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और ऋग वैदिक काल पढ़ा था अपन ने 1500 से 600 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सॉरी, ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है। और 1000 से 600 बीसी माना जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं प्रजापति। ऋग्वैदिक काल के कौन है? इंद्र। ठीक है। महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। महाभारत अन्य नाम है जय संहिता का। महाभारत अन्य नाम है जय संहिता का। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है तो जातक कथाओं में। कहाँ पे वर्णित है? जातक कथाओं में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपदों का वर्णन है कहाँ पे? अगुंतर निकाय में। ठीक है। बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय में। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक और प्रवर्तक तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। तो 24वें कौन थे? तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए आगे देखते हैं हम। महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। तो महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी। 540 बीसी कुंडल, वैशाली के कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। किनको माना जाता है? महावीर को। महावीर के पिता, माता तथा पत्नी का नाम था। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धांत, माता का नाम था तृष्णा और पत्नी का नाम था क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। वर्धमान। चलिए आगे देखते हैं हम। महावीर थे। ठीक है। तो महावीर जो थे वो क्या थे? कौन थे? क्षत्रिय वर्ण के थे, ज्ञात्रक कुल के थे, क्षत्रिय वर्ण के। महावीर गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर को जो थी 42 वर्ष की अवस्था, मतलब उनके गृह त्याग के 12 वर्ष बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक है। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास माना जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास माना जाता है कल्प सूत्र से। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। भद्रबाहु द्वारा रचित है ये। महावीर की जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र से। कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र से। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है साढ़। क्या है? साढ़। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसने जोड़ा? ठीक है। आपको पता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रियग्रह 4 महाव्रत थे। 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर ने। महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम था, महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जामाली। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी थे। महावीर का प्रथम अनुयायी थे जामाली। ठीक है। दामाद, जो उनका दामाद ही था जामाली, वही उनका प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य था। महावीर के प्रथम शिष्या थी। तो प्रथम शिष्या कौन थी? तो पद्मावती। ठीक है। चंपानरित दधि वाहन की पुत्री। उसके बाद है महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था। तो महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था पावापुरी में। और प्राकृतिक, जैन की भाषा प्राकृतिक थी, सॉरी प्राकृत थी, प्राकृत। और बौद्ध की पाली थी, पता होना चाहिए आपको। जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनाया गया था, जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनाया गया था प्राकृत भाषा। कल्पसूत्र लिखा गया था, कल्पसूत्र लिखा गया था संस्कृत में। ठीक है। महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे गणधर। महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे गणधर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र
ठीक है, साइड थे, और दिगंबर भद्रबाहु के साइड थे। ठीक है, जैन धर्म के तीरत्न हैं। ठीक है, जैन धर्म के तीरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए इसके बाद है जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह था, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह था साड़। ठीक है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? साड़। महावीर की प्रतीक चिन्ह था, महावीर का प्रतीक चिन्ह था सह। क्या था? सह। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे है? तो पावापुरी बिहार में है। प्रथम जैन सभा हुई थी, तो प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन सभा जो है 512 बीसी में हुई थी, बल्लवी में। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, सबसे पुराना जैन कहा जाता है, सबसे पुराना जैन कहा जाता है 14 पूर्व को। ठीक है, 14 पूर्व को। चलिए, महावीर स्वामी का निर्माण, महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी मल्ल राजा सस्तीपाल के राजा प्रसाद में, मल्ल राजा सस्तीपाल के राजा प्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना सुधर्मन। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था सुधर्मन। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये अपन ने जैन धर्म पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी। ठीक है, लुम्डी नामक ग्राम कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध के पिता, माता, पत्नी का पुत्र का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता, माता, पत्नी तथा पुत्र का नाम था शुद्धोधन, महामाया, यशोधरा और राहुल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा। याद रखिए, जैन धर्म की जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है। ठीक है, बुद्ध का पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध का वंश, वर्ण तथा गोत्र था। बुद्ध का वंश था शाक्य। ठीक है, और वर्ण था क्षत्रिय, और गोत्र था गौतम। ठीक है, चलिए 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध द्वारा, ठीक है, गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो 29 वर्ष की उम्र में जो बौद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण, इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। ठीक है, तो 35वें वर्ष की अवस्था में 49वें दिन बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाई? बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति घटना कहलाई थी, ठीक है, संबोधि। ठीक है, संबोधि या निर्माण। ठीक है, या निर्माण। बुद्ध ने सॉरी, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो कहलाई थी संबोधि। ठीक है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, पाली भाषा में। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया, तो बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। जन्म का प्रतीक है कमल, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। स्तूप जहाँ पे बने, जैसे सारनाथ का स्तूप है, तो यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को यहाँ पे दफनाया गया था, तो फिर यहाँ स्तूप बने। बुद्ध के घोड़ा तथा सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के घोड़े का नाम था कंटक, और सारथी का नाम था चाण। ठीक है, घोड़े का नाम था कंटक और सारथी का नाम था चाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर जो कि यूपी में है, 483 बीसी में हुई थी गौतम बुद्ध की निर्माण की प्राप्ति या मृत्यु। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता है उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नचित्त, अशोक एवं उदयन। ठीक है, बुद्ध के
अनुयायी शासक थे किसके, बिंबिसार के, ठीक है, और प्रसन्नचित्त और अशोक और उदयन, ठीक है। तो जितने भी शासक थे ये बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को संरक्षण दिया था इन्होंने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, ठीक है, उदयन, ठीक है। ये हर्यक वंश के हैं, ठीक है। और इसके बाद है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक है। उसके बाद है अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो कौन थे, ठीक है, मखली गोशाल, ठीक है, मखली गोशाल। एक क्वेश्चन रह गया, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। अजीबक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली गोशाल। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे, तो महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे, बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म में, कहाँ पे है, बौद्ध धर्म में। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध संगीतियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 बीसी में हुई थी, राजगृही में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, और 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में हुई थी और कालाशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, मोगाली पित्तुशम की अध्यक्षता में हुई थी, मोगली पुत्तुशम की अध्यक्षता में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और कश्मीर में हुई थी, कनिष्क शासन काल में हुई थी, ठीक है। चलिए, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, यही प्रथम राजा थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उदयन का पुत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक था क्रमशः शिशुनाग और नंदीवर्धन, ठीक है, क्रमशः शिशुनाग व नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश संस्थापक कौन थे, शिशुनाग, ठीक है, और अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था कौन, महापदनंद, ठीक है, महापदनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है। इन्हीं की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था ईरानियों ने और दूसरा किया था सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था 326 बीसी में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी ग्रीब्रिज राजगृही था जिसका अब नाम, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। किसके बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में, जो 326 बीसी में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 बीसी में। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है राज तरंगिणी जिसके रचयिता है कल्हड़। अष्टाध्यायी के लेखक है कौन, ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है, तो इसके लेखक हैं पढ़नी, कौन है, पढ़नी। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। हिजरी सावंत की शुरुआत हुई थी 622 बीसी में। हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी 332 ईस्वी मदीना, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु, तो सिकंदर का जो जन्म और मृत्यु क्या था, जन्म था 356 बीसी, मृत्यु थी 323 बीसी। इसके पिता थे फिलिप। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु, ठीक है। सिकंदर गुरु कौन थे, अरस्तु। और सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर। यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे युद्ध करने के लिए, फिर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, ठीक है। बिपाशा नदी किस नाम से जानी जाती है, व्यास नदी के नाम से जानी जाती है। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी मिलती है, तो ये मुद्दा राक्षस जो तो विशाख दत्त द्वारा रचित है। भारतीय पटल पर आर्य उभरे थे, ठीक है, तो भारतीय पटल पर आर्य उभरे थे, ठीक है।
तो 2500 से 1500 बीसी में उभरे थे। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से, आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम बसे थे, आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय व्यवसाय और धातु था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था, और व्यवसाय था पशुपालन, और धातु थी लोहा, ठीक है। चलिए, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता तथा पशु थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र, और पशु था घोड़ा। आर्यों की मूल भाषा थी, तो आर्यों की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने का शासक था। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने का शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी घनानंद को पराजित करके। अंतिम शासक इसके थे नंद शासक। अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर आधारित पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य है। अर्थशास्त्र की जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसकी तुलना की जाती है। तो अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो की जाती है, एक मिनट, अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, किससे की जाती है? तो ये अरस्तु की पॉलिटिक्स, ठीक है। अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त। सर्वप्रथम भारत को इंडिया से संबंधित किया। सर्वप्रथम भारत को इंडिया से संबोधित किया था यूनानियों ने संबोधित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। इनकी बुक थी इंडिका। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख मिलता है तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 बीसी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, तो बिंदुसार का अन्य नाम है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका अन्य नाम है अमित्रघात, अमित्रकोडस, सहसेन। इंडिका पुस्तक को लिखा था मेगास्थनीज ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ था अशोक के टाइम से। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक मस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा अभिलेख दतिया में है, एमपी के। अशोक का हाँ, सांची का स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने बितास्ता नदी के तट पर। अशोक के गुरु कौन थे? मोगली पुत्र तिष्य थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रूमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही अभिलेख, ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है 7वां स्तंभ लेख, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं अशोक का अन्य नाम है देवना प्रियम प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख की खोज की थी, तो अशोक के शिलालेख की खोज की थी टी पैंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या है, तो अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में 261 बीसी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 269 बीसी, ठीक है। इसके इनके पिता हैं बिंदुसार और माता है सुभद्रांगी, ठीक है।
उसके बाद है कि अशोक सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है इंडो ग्रीक यूनानी शासकों को। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक व अंतिम शासक था। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक थे देवभूति। 2 अश्वमेध तथा एक राष्ट्रीय यज्ञ किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। 2 अश्वमेध तथा एक राष्ट्रीय यज्ञ किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। खरोष्ठी लिपि लिखी गई थी दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। कर्ण वंश का संस्थापक व अंतिम शासक था। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव और अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन वंश की नींव डाली थी, सातवाहन वंश की नींव डाली थी सिमुक ने। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासक ने। कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। शक सावंत का प्रारंभ किया था, शक सावंत का प्रारंभ किया था 78 ईस्वी को कहा जाता है शक सावंत कनिष्क ने। ठीक है, शक सावंत 78 ईस्वी को कहा जाता है। ठीक है। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर, कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर और दूसरी थी मथुरा। कनिष्क का राजकवि तथा राजवैद्य था। तो कनिष्क का राजकवि थे अश्वघोष और राजवैद्य थे चरक आयुर्वेद चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग को प्रारंभ किया था कनिष्क ने। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। गांधार शैली मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क शासन काल में। कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्री गुप्त। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेर। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार थे कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक थे भानुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए थे भानुगुप्त के द्वारा। मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था, मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था गुप्त राजाओं ने। ठीक है। मेहरौली में दिल्ली में है स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो मेहरौली के लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। गुप्त काल के खगोलविद, ठीक है, कौन थे? बारह मेहर। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर। भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ की थी हर्ष ने। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था, तो पल्लव वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक था सहविष्णु, राजधानी तमिलनाडु में। ठीक है, कांचीपुरम में थी इनकी राजधानी। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण कराया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। कांची के कैलाश मंदिर राजेश सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था पल्लवन राजा नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट प्रथम ने। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी थी मान्यखेत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने।
ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने, राजधानी थी मान्यखेत। बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी जयसिंह ने, राजधानी थी बातापी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना की थी, हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश के संस्थापक थे तो विजयालय को, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, राजधानी तंजौर। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय, राजा तृतीय। ठीक है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी, गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन। सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के। ठीक है। महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये प्रथम उस टाइम पे किसके शासन काल में, भीम प्रथम के शासन काल में। सोलंकी वंश का संस्थापक सोलंकी वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक था तो क्रमशः मूलराज प्रथम। ठीक है, क्रमशः मूलराज प्रथम प्रथम शासक था और अंतिम था कुमारपाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल वंश संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव। दिल्ली नगर की स्थापना की थी, दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर वंश के अंगपाल ने। ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक थे, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तरान का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तरान का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब हुआ था, ठीक है, 1191 में। जीता कौन था, पृथ्वीराज चौहान, विजयी हुए थे। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, 1192 में हुआ था। इसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गौरी। ठीक है। पृथ्वीराज राशों के रचयिता हैं, पृथ्वीराज राशों के रचयिता कौन है, चंद्रवर दाई, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि। महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 के बीच भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण किया था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। ठीक है, और प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कलिंजन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राजा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। ठीक है। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा। ठीक है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, क्या राजधानी थी, द्वार समुद्र। सोमवार मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था कुमारपाल ने। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई, मदुरई। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने। चोल वंश का अंतिम शासक था राजा राज द्वितीय। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृही। अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व 1712 ईस्वी में, सॉरी 712 ईस्वी में। अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने, पाल वंश के संस्थापक है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल शासन काल में। योग दर्शन व सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, योग दर्शन के थे पतंजलि और सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन तथा पूरी मीमांसा के प्रवर्तक थे, न्याय दर्शन के थे गौतम और पूर्व मीमांसा दर्शन के थे जैमिनी। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे, लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे, बासवराज। ठीक है, बासवराज लिंगायत दर्शन के। ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था राजा ययाति केसरी ने। ठीक है, जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण कराया था राजा ययाति केसरी ने।
पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर को निर्माण कराया था राजा अवंती वर्मन ने। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम को बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरई नरेश तिरुमल्लाई नायक ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत ने। अष्टछाप की स्थापना की थी आचार्य विठल नाथ ने। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है, ईद ए मिलाद उन्नवी। बेलूर और हैलवड में मंदिर का निर्माण कराया था होयसलों ने। बीजापुर की गोल गुंबज मकबरा है, ठीक है। तो जो बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा है वो बनवाया था किसने बनवाया था? तो वो मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। उसके बाद है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी बल्लवाचार्य ने, ठीक है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे रामानुजम। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे रामानुजम। अद्वैतवाद सिद्धांत तथा द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य और द्वैतवाद के संपादक थे निम्बकाचार्य। द्वैतवाद तथा शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो द्वैतवाद के थे मालवाचार्य, शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे बल्लवाचार्य, ठीक है। तो हमने संपूर्ण एनिशिएंट हिस्ट्री का निचोड़ जो जितना भी आईएमपी फैक्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री का संपूर्ण निचोड़ लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइम पर नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।